नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। और हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा टॉपिक। यानी आज हम जो शब्द आपको समझ में नहीं आते पीरियोडिक टेबल के अंदर, हम 3-4 शब्द यूज होते हैं, घटती है, बढ़ती है। ठीक है, एक तो आप आयनन विभव, आयनन विभव या ऊर्जा का जिक्र करते हैं, वो समझ में नहीं आता। ठीक है ना। और एक आपको क्या समझ में नहीं आता, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं समझ में आती, एक एफिनिटी होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता समझ में नहीं आती आपके ना, क्या होता है जी। एक शब्द आता है आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत, इसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, ये 3 शब्द है। इनको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो तीनों शब्दों के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। कैसे देखो, हम आयनन विभव या आयनन एनर्जी यानी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। ऊर्जा है, अगर इसको फिजिक्स में मापते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापते हैं, लेकिन हमारे यहाँ केमिस्ट्री में किलो जूल पर मोल के हिसाब से ये मापी जाती है। यानी ये क्या है, मात्रक है। ये तो भौतिक विज्ञान के अंदर यूज किया जाता है। और ये भी क्या है, इसका मात्रक है, जो किस में यूज किया जाता है, रसायन विज्ञान में यूज किया जाता है। ठीक है तो ऊर्जा है। ऊर्जा क्या होती है, देखो ये क्या है, प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन है, यानी पॉजिटिव चार्ज है ये नाभिक। इसके बाहर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो एक रूल के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तब वो नाभिक क्या माना जाता है, स्टेबल माना जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7 1 8, तब वो क्या रह सकता है, स्थायी रह सकता है। ये बात आपने देखी होगी। भी बाहरी कक्ष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो नाभिक जो वो परमाणु वो स्थायी होता है, स्टेबल होता है। लेकिन 8 से अगर ज़्यादा है या 8 से उसमें कम है तो वो स्थायी नहीं हो पाता। ठीक है, समझने के लिए स्थायी नहीं हो पाता। तो वो अपना स्थायित्व बनाने के लिए या तो मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है उसके पास बाहरी कक्ष में, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और या 7 के साथ त्याग देगा। ऐसा हो सकता है क्या, देखो मान लो किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन लेगा या वो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ठीक है, तो बाह्य कक्षा पूर्ण करने के लिए, यानी कोई भी जो है क्या बोलते हैं उसको, परमाणु है, वो स्थायी होने के लिए बाहरी कक्षा को पूर्ण करेगा। और पूर्ण क्या होती है, बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। नियम के अनुसार बाह्य कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8। तो अगर किसी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या माना जाता है, परमाणु स्थायी। जिस प्रकार से सारे के सारे अक्रिय सारे केस है उसको क्या माना जाता है, स्थायी माना जाता है, क्योंकि उनके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन लेने और देने वाली क्रिया है ना, लेने और देने वाली क्रिया है, चाहे लोगे चाहे इलेक्ट्रॉन दोगे, काम होगा। यानी काम होगा, इलेक्ट्रॉन लोगे चाहे दोगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से, बाह्यतम है कक्ष से, अंदर वाले कक्ष से इलेक्ट्रॉन नहीं उठाए जा सकते, बाह्यतम कक्ष से या बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन का इमिट यानी त्याग करने पर ली गई ऊर्जा यानी एक बात याद रखो आपको, अगर एक बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, इसको त्याग करवाना है ना, यानी इसका इमिशन यानी इमिट करवाना है ना उसको। ठीक है, तो याद रखो यहाँ पर क्या दी जाएगी,
ऊर्जा दी जाएगी। ठीक है, ऊर्जा दी जाएगी तब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और ये जो दी जाने वाली ऊर्जा है ना, वो ही आयनम विभव कहलाती है। समझ में आई बात? क्लियर हुई बात? देखो दोबारा देख लो। कोई बाह्यतम कक्ष है, उसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन त्याग करना है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए उस पर क्या लगाना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी। बाहर फेंकने के लिए उसको उस पर मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा, उसके अंदर ऊर्जा डालनी पड़ेगी। ऊर्जा जब डालेंगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन कपक से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो उस डाली गई ऊर्जा को, यानी दी गई ऊर्जा को, ठीक है ना, दी गई ऊर्जा को क्या बोलते हैं, आयनन विभव बोलते हैं, आयनन ऊर्जा बोलते हैं। समझ में आई बात? और ये चीज़ क्या है, किस पे निर्भर करती है, देखो आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन, ये है आपका प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज नाभिक। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो आप बताओ इसके बीच में दूरी क्या है, कम है दोनों के बीच में। इसके पास नेगेटिव है और इसके पास पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी पास आने की कोशिश करते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से प्यार करता है, दोनों एक दूसरे के पास आने की सोचते हैं, क्योंकि चार्ज क्या है, चार्ज जो है वो क्या है, अपोजिट है। अगर अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज होता है ना, ठीक है, वो एक दूसरे के क्या पास आते हैं। जैसे मेल फीमेल के पास जाना चाहता है, फीमेल मेल के पास आना चाहती है, तो वो क्या है, एक अपोजिट चार्ज है उनके प्रति, ये भी कह सकते हो आप। अपोजिट सेक्स जिस प्रकार अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ है, ठीक है, उसी प्रकार अपोजिट चार्ज भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ये नज़दीक वाला एटम है ना, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको त्यागना मुश्किल है। किसकी बजाय, अब मैं कह दूँ एक ये है, ये प्रोटॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दूर ही जाता जा रहा है, दूर ही जाता जा रहा है। अब जितना दूर जाएगा, दूरियां बढ़ने पे प्यार ख़त्म हो जाता है, ये भी आपने सुना होगा भी कोई ना कोई बीच में दूसरा आ जाता है ना। तो इसके साथ इसका प्यार है ना कम है, यानी इसको इतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा जितना अट्रैक्ट ये क्या किसको कर पा रहा है, नज़दीक वाले को। क्लियर हो गई बात? यानी इसका मतलब मैं समझाना चाहता था, ये साइज जैसे जैसे ज़्यादा होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा प्रोटॉन से दूर जानी शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे वो दूर जानी शुरू होगी तो उसमें डालना, ऊर्जा को डालना है ना, ऊर्जा को डालना है, वो कम ज़रूरत पड़ेगी, कम निकालने के लिए कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। इस बात को मैं समझाना चाहता था। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन जैसे परमाणु की अब त्रिज्या बढ़ जाए, या वो कहते आकार बढ़ जाए, तो आकार ज़्यादा हो जाए मान लो, तो आप कहोगे जी प्रोटॉन से तो इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर चला जाएगा, यानी इसकी दूरी भी बीच में ज़्यादा हो जाएगी। दूरी क्या हो जाए, समझो इस बात को, दूरी ज़्यादा हो जाए। अगर दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो इनके बीच प्यार कम हो जाएगा जी, दूरी ज़्यादा प्यार कम हो जाता है जी। प्यार कम हो गया तो इसको तोड़ने के लिए, इन दोनों को अलग करने के लिए, या इसके साथ दूसरा कोई आके प्यार करने में ज़्यादा आसानी समझेगा, तो प्यार कम जैसे ही हुआ तो इसको थोड़ी सी ऊर्जा दी, थोड़ी सी ऊर्जा देने पर ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, उस कक्ष से त्याग देगा। यानी जैसे ही आकार बढ़ेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज़्यादा हो जाएगी, दूरी ज़्यादा प्यार कम होगा तो ऊर्जा कम चाहिएगी, ठीक है ना। यानी कोई मान लो कोई दो बंदे हैं, इतना घनिष्ठ संबंध है इनके बीच, इतना घनिष्ठ संबंध है भी वो दूर होना नहीं चाहते, एक दूसरे को खोना नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन उनके बीच थोड़ी सी दूरी आ जाए, मन मुटाव हो जाए थोड़ा सा, और उसके बीच में तीसरा जब वार करता है ना तो दोनों को बिल्कुल तोड़ देता है। तो थोड़ा सा वार काम आ सकता है जब उनके बीच दूरी हो, और अगर उनके पास घनिष्ठता हो तो आप कोई बात कहोगे वो मानेंगे नहीं एक दूसरे, आपके तीसरे की बात मानेंगे नहीं, एक दूसरे की बातों में खोए रहते हैं। तो वही सेम का सेम कंसेप्ट है यहाँ पे ये। तो आप कह दो जी ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या हो जाती है, ठीक है ना, किसके अपोजिट प्रोपोर्शनल, तो आप कहोगे जी आकार के।
यानी आकार जैसे जैसे बढ़ेगा, आकार क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वैसे वैसे आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आयनन ऊर्जा की कम ज़रूरत पड़ती जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं जी, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, देखो याद रखो। आपने एक बात देखी, बोले क्या देखी जी, मैंने एक बात कही, ये तो लिख ही लिया होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के लिए, ये बात ऐसे लिखो, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करवाने ऊर्जा दी जाती है बाहर से, ऊर्जा दी जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग ऊर्जा दी जाती है। अगर आकार ज़्यादा है किसका, परमाणु का, तो ऊर्जा कम जरूरत पड़ेगी। अगर आकार छोटा है तो ऊर्जा किसका, परमाणु का, तो ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। कारण प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से दूर है, ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। कारण याद करने के लिए यहाँ पर वो नहीं बना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के नज़दीक है तो ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ये पता चल गया, ये बात भी आप लिख लेना उधर से। अब कहोगे जी एक दो है, तो ये आयनन विभव सबसे कम किसका होता है, सबसे कम का मतलब आयनन विभव सबसे कम किसका होता है और सबसे ज़्यादा किसका होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और मैंने बताया भी था आपको पिछले लेक्चर में, बाएं से दाएं बताऊंगा, देखो आप, सबसे कम यानी सबसे बड़ा परमाणु कौन सा होगा, और सबसे ज़्यादा यानी सबसे छोटा परमाणु कौन सा होगा। छोटा परमाणु है उसका क्या होगा, आयनन विभव मैक्सिमम होगा, यानी मैक्सिमम होने का मतलब ऊर्जा उसको सबसे ज़्यादा चाहिए, यानी उसमें ऊर्जा लेने की जो मात्रा है वो आयनन विभव ही है। ठीक है ना, यानी ऊर्जा किसको, मैंने कहा छोटा, यानी आकार छोटा ऊर्जा ज़्यादा, यानी आयनन विभव ज़्यादा होता है उसका। और कारण प्रोटॉन, आकार ज़्यादा ऊर्जा कम, कारण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच दूरी। आकार आयनन विभव कम चाहिए किसका, आकार परमाणु बड़ा है, और सबसे बड़ा है तो सबसे कम किसका है, सबसे ज़्यादा किसका, ये पूछ ले, मान लो सबसे ज़्यादा किसका है, ज़्यादा किसका है, तो सबसे छोटा परमाणु जो होगा, परमाणु जो छोटा होगा, सबसे परमाणु क्या होगा, छोटा होगा, उसका ही तो आयनन क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। कैसे, कौन सा है जी, तो सबसे ज़्यादा जो है वो तो होता है आपका, छोड़ दो इसको, सबसे कम होता है, सुना है आपने, परमाणु बड़ा नहीं, परमाणु छोटा होता है, हीलियम का सबसे छोटा होता है। हीलियम आपने देखा होगा, मैंने कहा हाइड्रोजन का होना चाहिए, हीलियम का होना चाहिए, ये हीलियम है, ये हाइड्रोजन। इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। ठीक है, और मैंने एक पीछे बात बताई होगी भी, 1 इलेक्ट्रॉन इसके बीच कम चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के पीछे ज़्यादा चार्ज होगा, क्योंकि 2 इसमें प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी तुलना में ये क्या होगा, ये कक्ष उसके नज़दीक होगा, ये कक्ष क्या होगा, इसके नज़दीक होगा हीलियम के। तो सबसे छोटा जो है तत्व कौन सा है, सबसे छोटा
परमाणु कौन सा है, सबसे छोटा परमाणु कौन सा है, तो आपको आंसर देना है आकार त्रिज्या हीलियम की सबसे छोटी होती है, तो उसका आयनों विभव क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन केमिस्ट्री अपवाद से भरी हुई है। परमाणु बड़ा फ्रांसियम का है, लेकिन यहाँ पे सीजियम आपको याद करना होगा, धातु है। ठीक है ना, सीजियम क्या है, धातु है, और हीलियम क्या है, अधातु है। ठीक है, अधातु है। अब आपको पता चल गया होगा या नहीं चला? पीछे वाला उठा के देखो, पीछे वाले लेक्चर के अंदर आप एक चीज़ की थी, हीलियम। ये अगर आपसे एलोजन में पूछ ले, कई बार वो एलोजन में पूछ लेता है आयनों विभव की बात, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का है, उसके बाद कैलोरीन का है, उसके बाद सबसे कम आयोडीन का है। सबसे कम बात कर रहा हूँ, सबसे कम आयोडीन का है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का है। ठीक है, क्लियर हो जाएगी ये बात। अगर क्लियर हो गई आपकी, तो अपन इस बात को पीरियोडिक टेबल के अंदर अपना के देखते हैं ना। पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है जी, ये होता है आकार, इधर से इधर जाते हैं तो आकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आकार कम होगा तो आप बताओ, आकार कम होगा तो आप बताओ, आकार अगर परमाणु का छोटा होगा तो विभव क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो मैंने एक बात बताई होगी आपको, इधर से इधर जाने पर आयनन विभव, आयनन विभव बढ़ता है, लिखा है ना, यानी बाएं से हम दाएं जाते हैं तो आयनन विभव बढ़ता है। ये बात मैंने आपको बताई होगी, क्योंकि आकार परमाणु का घटता है। आकार घटेगा आयनन विभव बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा आयनन विभव घटेगा। समझ में आई बात? मैंने बताया भी ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आकार बढ़ेगा तो आयनन विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात मैंने बताई होगी। भी नीचे से ऊपर आते हैं तो कम होता है, इधर से इधर जाते हैं तो आकार कम होता है, आयनन विभव तो बढ़ेगा, आकार ज़्यादा होगा। ये चीज़ आपको समझ में आई है क्या? आकार नीचे जाने पर बढ़ता है और इधर जाने पर आकार कम होता है। किसकी बात कर रहे हैं? आकार की। और किस में बात कर रहे हैं? पीरियोडिक टेबल में। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार कम होता है। अगर आकार कम होता है तो ये इससे उल्टा होता है, आयनन विभव ज़्यादा होगा। तो आप कहोगे जी इधर जाने पर आयनन विभव बढ़ेगा, इधर जाने पर आयनन विभव कम हो जाएगा। और आपने देखा भी होगा तो इसके हिसाब से होना तो क्या चाहिए था, फ्रांसियम का सबसे कम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आप अपवाद लिख लो, अपवाद नाम लिख लो भी, है किसका, एक्सेप्शन है भाई। ये सबसे कम आयनन विभव है आपकी धातु सीजियम का। किसका है? सीजियम का। ठीक है, तो ये बात तो कंप्लीट हो गई जी, हो गई जी। यही बात सेम की सेम आ जाती है आपकी, किस पे आ जाती है? देखो, हमने बात करते हैं जब हम किसकी बात करते हैं, एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता की जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जब हम बात करते हैं, एफिनिटी की बात जब हम करते हैं। ठीक है, फर्क क्या है दोनों में जी? ठीक है, फर्क ये है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे कुछ अलग था और यहाँ पे कुछ अलग है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, लिया जा रहा है यानी ग्रहण हो रहा है, रिसीव हो रहा है ना, ग्रहण किया जाता है। और ऊर्जा, वहाँ पे ऊर्जा दी जा रही थी, यहाँ पे ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यहाँ पे ऊर्जा निकल रही होती है। ठीक है, यानी वहाँ पे क्या था जी, पीछे वाले में आयनन विभव के अंदर था जी
ये तो है इलेक्ट्रॉन को दिया जा रहा था, सॉरी इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा था, ऊर्जा दी जा रही थी। इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा था, इलेक्ट्रॉन बाहर होना, ऊर्जा अंदर हो रही थी। यहाँ पे उल्टा है, क्या होता है देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लिया जा रहा है और ऊर्जा बाहर निकाली जा रही है। ठीक है, बस ऊर्जा उत्सर्जित होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है और ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यानी एक किसी भी परमाणु द्वारा, इस बात को ऐसे लिख सकते हो, किसी भी परमाणु द्वारा जब किसी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो हुई उत्सर्जित ऊर्जा जो होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, यानी निकलने वाली ऊर्जा है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी कितनी मात्रा ऊर्जा उससे उत्सर्जित हुई है उस मात्रा को हम क्या बोल देते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी परमाणु की। क्लियर हुई बात? यानी कोई चीज़ दी है तो कुछ निकालना पड़ेगा ना, कुछ निकाल रहे हैं। जैसे एक बात देखो, ऐसे याद कर सकते हो, मैं कह दूँ पानी मुझे इतना ही रखना है समझने के लिए, ठीक है, और मैंने पानी के अंदर क्या डाल रखा था, मार्कर डाल रखा था। अब इसने इसकी जगह रोकी होगी इतना आयतन करने के लिए। अब जैसे ही मैंने निकाला तो आयतन क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा ना, लेकिन मेरे को आयतन उतना ही रखना है तो मैंने मार्कर की जगह क्या डाल दिया, मैं कह दूं मार्कर की जगह मैंने मिट्टी डाल दी, ठीक है, और मैंने निकाल लिया क्या, मार्कर। यही बात है, मार्कर निकाला, मिट्टी डाल दी, ठीक है। अब मिट्टी निकाल लूँ और मैं मार्कर डाल दूँ, सेम ही बात है ना। तो सेम बात ये कह रहा है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो ऊर्जा निकाली जाएगी और ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। यानी परमाणु जब कोई ऊर्जा लेगा तो इलेक्ट्रॉन फेंक देगा और इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऊर्जा को फेंक देगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऊर्जा फेंकेगा, उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और ऊर्जा लेगा तो उसको हम आयनन विभव कहते हैं। इस ऊर्जा को ही नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी ग्रहण करते समय इलेक्ट्रॉन त्यागी गई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते समय ली गई ऊर्जा आयनन विभव कहलाती है। ठीक है, दो चीज़ों को समझाने में कितना टाइम लग जाता है देखो। तो ये बात क्लियर हो गई। सेम सिस्टम यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है और इसमें क्या कर दी जाती है, ऊर्जा उत्सर्जन हो रही है, ऊर्जा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। आकार ज़्यादा परमाणु का तो ऊर्जा क्या चाहिए, कम चाहिए, सेम सिचुएशन है, क्योंकि कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से दूर है। ठीक है, कम ऊर्जा चाहिए। आकार छोटा है परमाणु तो ऊर्जा क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कारण वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नज़दीक है। ठीक है, आप याद रख लो इस बात को भी। अब कम कहाँ होगा और इसका मान ज़्यादा कहाँ होगा, किसका, इसका, किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान जो है वो कम कहाँ होगा, ज़्यादा कहाँ होगा। यानी कम होगा जिसका आकार क्या होगा, ये भी तो है, ऐसे लिख लो आकार। अगर आकार बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम होगा, आकार ज़्यादा तो कम, आकार कम तो एफिनिटी का मान ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है देखो, अपवाद हो सकता है या नहीं हो सकता, छोड़ दो बात को। सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो आकार सबसे उधर छोटा जाके हो रहा है, किसका हो रहा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखो आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा क्लोरीन का, और सबसे कम मिलेगा आपको सीजियम का। तो सबसे ज़्यादा जो मान होता है वो किसका होता है, क्लोरीन का होता है, अपवाद है ये, और सबसे कम होता है सीजियम का। सबसे कम किसका होता है, अपवाद है भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, सीजियम का। होना किसका चाहिए, फ्रांसियम का। यहाँ पे हीलियम का होना चाहिए, लेकिन सबसे कम किसका हो रहा है, क्लोरीन का। ठीक है, तो आकार कम है
उधर तो विलियम का होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन का। ठीक है ना, तो याद कर लेना, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन, आपको हीलियम का क्यों नहीं है जी, हीलियम का क्यों नहीं है जी, होना किसका, हीलियम का चाहिए। आप हीलियम का न होने का कारण क्या है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, उसमें कितने हैं बारीक कक्ष में, 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो पूरा उसका मतलब। और उसके बाद आगे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अक्रिय गैस होती है उसमें बारीक कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो त्यागने और ग्रहण करने का कोई मतलब नहीं, इसलिए तो अक्रिय गैस कहा जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। सीजियम का सबसे ज़्यादा होता है, आकार ज़्यादा नहीं होता, आकार फ्रांसियम का ज़्यादा है, लेकिन अपवाद है, मैंने बताया होगा आपको, सीजियम के बाद नीचे आता है आपका फ्रांसियम पहले वर्ग में। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये। लेकिन आप पीरियोडिक टेबल में जब आप कहोगे जी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, तो ऊपर से नीचे जाने पर आप कहोगे जी आकार तो बढ़ता है, आकार है बढ़ता है, और तो आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको क्वेश्चन पूछे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, तो आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगी। बायां से दायां जाने पर क्या होगा, तो बायां से दाएं जाने पर आपको पता है आकार कम होता है जी, आकार कम होता है। आकार अगर कम हो रहा है तो इसका मान बढ़ जाएगा, किसका मान बढ़ जाएगा जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो बायां से दायां जाएंगे, ये लिखा रखा है मैंने पीछे वाले लेक्चर में, बायां से दायां जाने पर विद्युत बंधुता बढ़ती है, ठीक है, और ऊपर से नीचे आने पर विद्युत बंधुता घटती है। ठीक है, और इधर आपको जाना है, यहाँ पर आता है आपका कैलोरीन, यहाँ फेलोरीन, ठीक है, यहाँ नियोन आता है, आर्गन आता है, और ये कैलोरीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन बंधुता की। क्लियर हुआ। विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ये शब्द भी बार बार पूछा जाता है आपसे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आहो आहो, ठीक है, सेम सिचुएशन, सेम, देखो रुक जाओ 1 मिनट यार, यानी कोई भी एटम है ना, वो क्या करता है, स्वतंत्र अवस्था में अगर वो उदासीन है मान लो, तो वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता, अक्रिय गैस को छोड़ के, और स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है इसका मतलब क्या है, उसके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो वो क्या होता है, वो ढूंढता रहता है भी उसके साथ कोई आ जाए और वो एक जगह स्थायी हो जाए। हर आदमी चाहता है, कौन घुमतरू रहना चाहता है भाई, आप भी चाहते हो भी आपका स्थायी ठिकाना हो, कोई यहाँ पे मेरी परमानेंट ज़मीन हो, मेरा घर हो परमानेंट, और मैं यहाँ रहूँ, मेरी एक पहचान हो। तो उसी प्रकार क्या होता है, परमाणु भी क्या चाहता है भी उसके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो कम से कम, या उसका बाह्य कक्ष फुल हो, तो वो स्टेबल हो सकता है, स्थायी हो सकता है, या क्या हो सकता है, वो स्थायी हो सकता है। ठीक है ना, अगर उसके इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है मान लो बाह्य कक्ष में, तो स्टेबल नहीं है वो, मतलब स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता वो। ठीक है ना, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, तो वो क्या बॉन्ड बनाएगा, किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, अगर किसी भी मान लो किसी भी परमाणु जो है, परमाणु के ऑक्टेव नियम जो आपने पढ़ा होगा, यानी अष्टक नियम जो है, उसके हिसाब से क्या होता है भी बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कौन से कक्ष में, बाह्य कक्ष में। ठीक है, और बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो क्या होता है, स्टेबल होता है, यानी स्थायी होता है। आपको पता है वो परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है। तो आपने देखा होगा भी अक्रिय गैस जो है वो क्या है, स्थायी है, स्वतंत्र अवस्था में है। ठीक है ना, इनर्ट नोबल गैस जो है, क्योंकि उसके बाह्य कक्ष में लगभग कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, सभी गैसों के, लगभग सभी गैसों के 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हर परमाणु, जैसे हाइड्रोजन है जी, हाइड्रोजन के बाह्य कक्ष में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये स्टेबल तो नहीं है, स्टेबल नहीं है ना ये। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए, ये कुछ ना कुछ करेगा फिर। ठीक है, तो और जैसे मैं एक कैलोरीन का एग्जांपल लेता हूँ, कैलोरीन है, इसके अंदर कैलोरीन कितने होते हैं, तो आप कहोगे जी इसके अंदर तो आपने कितने बताए, कैलोरीन के अंदर कितने होते हैं, तो
पहले कक्ष में 2 आ सकते हैं, देखो दूसरे में 7 आ सकते हैं, 9 है टोटल। कितने क्लोरीन कितने पे आता है? 9 पे आता है। हाइड्रोजन 1 पे आता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक इनका 9 है, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या ये। तो 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 6 और 7 हो गए। ठीक है, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? तो आप कहोगे जी 7 इलेक्ट्रॉन बाहरी वाली कक्षा में, तो 8 तो इसमें भी नहीं है, और इसमें कितने? 1 ही है। 3 3 4 1 7 हो गई। ये 2 अंदर वाले में, अंदर वाली पूरी हो गई इसकी। अब क्या करता है हाइड्रोजन? क्या करेगा? मान लो हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन कहेगा आजा क्लोरीन, आजा क्लोरीन। आपा दोनों बंद बनाते हैं, तो बाह्य कक्ष वाले इलेक्ट्रॉन के साथ एक ये हो गया, और इसका हाइड्रोजन वाला ये हो जाएगा इसमें। तो अब क्या हो गया? अब इसके हिसाब से इसमें भी बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके साथ थे इसके भी कितने हो गए? एक हाइड्रोजन वाला संयोजी बंद बना लिया इन्होंने, एक संयुक्त बंद बना लिया। क्या कर लिया दोनों ने? क्या कर लिया? इसने इसके साथ, इसने इसके साथ, दोनों ने जोड़ के क्या कर लिया? एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे कर लिया। ठीक है, तो इस वाले में तो ये सोचता है मेरे में पूरे हो गए, ये सोचता है मेरे वाले में पूरे हो गए, तो इन्होंने क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। ठीक है, तो इस क्रिया जो है, इस बंधुत्व यानी क्या बनाने को? इस बंध बनाने के अंदर जो आकर्षित करने की क्षमता है ना, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहलाती है। अब क्या होगा? कौन ज़्यादा आकर्षित करेगा? मैं इसको बताता हूँ। देखो, ये समझाने का मतलब मेरा क्या था, देखो, यानी जिसके बाह्य कक्ष में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, बाह्य कक्ष में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या करेगा? एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, यानी आकर्षित करेगा। अगर वो आकर्षित करने की क्षमता जो है ना, आकर्षित करने की क्षमता है, उसे ही क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। किसी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता वो मान होता है जो उसकी आकर्षित करने की क्षमता हो, या उसको कहा जाता है जो उसके अट्रैक्ट करने की जो पावर है ना किसी परमाणु की, तो उसे अट्रैक्ट करने की पावर को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो कोई भी विद्युत ऋणात्मक परमाणु वो होगा जिसके इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में ज़्यादा है। ठीक है, और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है। ठीक है, तो उसे विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है, बहुत विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। ठीक है ना, सीधी कह सकते हो आप। इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहा जाता है। ठीक है, अब किसकी ज़्यादा हो सकती है जी, और किसकी कम हो सकती है? अब मैं एक बात बताऊं आपको, थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना। जिसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मान लो क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है बाह्य कक्ष में, जैसे क्लोरीन के कितने हैं? 7 हैं। क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 हैं, और हाइड्रोजन के कितने हैं? 1 है। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ? इलेक्ट्रॉन जो होगा आकर्षित कौन करेगा? आकर्षित हाइड्रोजन नहीं, क्लोरीन करेगा। हाइड्रोजन नहीं करेगा, कौन करेगा? क्लोरीन करेगा। तो क्लोरीन की क्या होगी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा हो गई। ठीक है, किसकी हो गई? क्लोरीन की ज़्यादा हो गई। क्लियर हुआ? फ्लोरीन की ज़्यादा हो गई। तो ठीक है, अब देखो, आप याद करो, बाह्य कक्ष में तो किसकी ज़्यादा है? देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हाइड्रोक्लोराइड क्लोरीन एसिड बनाता है, जो आपका HCl आपके आमाशय के अंदर पाया जाता है।
ठीक है ना। तो HCl, तो ये इसके प्रकार का बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड तो हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इस प्रकार से हाइड्रोजन है और इसके बाह्य कक्ष में ये है और ये इसके साथ क्या बना लेगा, ये हो गए ये क्लोरीन। तो इस प्रकार से एक दोनों के साथ मिलकर स्थायी हो जाते हैं। क्लियर हुआ। और ये आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो सबसे ज़्यादा किसकी आपसे पूछे, सबसे ज़्यादा किसकी है, तो सबसे ज़्यादा उसकी होगी जिसके इलेक्ट्रॉन क्या है, बाह्य कक्ष में ज़्यादा होंगे या कम होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। ऐसे देख लो, कम हो और कम किसकी है, तो सबसे कम आपके फ्रांसियम की है। फ्रांसियम यानी धातु की है, फ्रांसियम क्या है, धातु है। तो वैसे भी, और सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन की। विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की होती है, फ्लोरीन की। और फ्लोरीन क्या है, तो एलोजन है। वैसे है क्या, अधातु, एलोजन वेलोजन के गोली मारो, ठीक है ना, अधातु है। और इसके क्या है, फ्रांसियम लिख लो भाई, फ्रांसियम। फ्रांसियम की क्या होती है, सबसे कम होती है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो धातुओं की, अधातुओं की। तो अधातु की ज़्यादा होती है, धातुओं की क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि धातुएं जो होती है उसमें कम होती है और अधातुओं की ज़्यादा होती है, अधातुओं की ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो एक बात भी दूसरी भी याद रखो, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर पीरियोडिक टेबल में क्या कहा है, ऊपर से नीचे जाने, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, तो आप कहोगे जी धातुओं की क्या हो रही है, धातुओं की सबसे कम कहाँ है, सबसे कम फ्रांसियम की है, तो ऊपर ज़्यादा होगी। तो नीचे जाने पर क्या होती है, कम होती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ऋणात्मकता, किसी वर्ग में ऋणात्मकता क्या होती है, कम होती है, ठीक है। बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर तो क्या हो रहा है, बाएं से दाएं जब जा रहे हैं तो अधातुओं की ज़्यादा हो रही है। तो आप कहोगे जी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है, क्योंकि इधर धातु है, अधातु है, धातु से अधातु की ओर जा रहे हो तो ज़्यादा हो रही है, तो बढ़ जाती है, नॉर्मल सी बात है, यहाँ से भी याद हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की भी क्या हो रहा है, फिर कम हो रही, आ रहा है ना समझ में। तो ये तीन जो आपके टॉपिक थे, यानी आयनन विभव क्या होता है मैंने समझाने की कोशिश की, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तरी बहुत टाइम खा जाता हो ना, लेकिन समझ में आ गया होगा विद्युत ऋणात्मकता। इसके बाद हम अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे भी, जो आपको मिलता है भी, कम क्या है, ज़्यादा क्या है, अक्रिय धातु कौन सी है, सक्रिय धातु कौन सी है, अक्रिय गैस कौन सी है ज़्यादा, सबसे अक्रिय गैस कौन सी है, सबसे भारी तत्व कौन सा है, हल्की धातु कौन सी है, भारी धातु, ये चीज़ें हम अगले लेक्चर के अंदर पूरी करेंगे। इतने आराम दीजिए अपने केमिस्ट्री से, सब्जेक्ट पढ़ते रहिए सारे के सारे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। भगवान करे आपका दिन शुभ हो और आप जल्दी से जल्दी नौकरी लगो।